नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं और उसका उत्तर भी देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आता है, जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें बहुत पूछा जाता है। इससे पहले मैं बता दूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की पीडीएफ अभी हाल ही में आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी करीब अगले 5 से 6 दिन में, ठीक है। तो आपको या तो इस चैनल के बायो में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो को मिलाते हुए जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसका प्राइस थोड़ा सा रहेगा, तो जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है इसको। आइए हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र की अध्ययन की रीतियों तथा इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। आप जानते हैं अर्थशास्त्र के नियम जो बनाए जाते हैं, उस नियम बनाने के लिए 2 रीतियों का प्रयोग किया जाता है, अभी हम देखेंगे। यह प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, अर्थशास्त्र के अध्ययन की आगमन और निगमन प्रणालियों की विवेचना कीजिए तथा दोनों के सापेक्षिक गुण दोषों पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न ऐसे बन सकता है, निगमन तथा आगमन प्रणालियाँ दोनों ही आवश्यक हैं और एक दूसरे की पूरक हैं, विवेचना कीजिए। तो आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। आंसर कुछ आप इस प्रकार से लिखेंगे, अध्ययन की रीतियों से आशय उन तर्कपूर्ण प्रणाली से होता है जिसका प्रयोग सत्यता की खोज के लिए किया जाता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक अध्ययन की 2 प्रणालियाँ प्रचलित हैं। सबसे पहली निगमन रीति, जिसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं, और दूसरी है आगमन रीति, जिसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला निगमन रीति, डिडक्टिव मेथड। इस प्रणाली को काल्पनिक प्रणाली, विश्लेषण प्रणाली, अमूर्त प्रणाली आदि नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली में सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की खोज की जाती है, अर्थात इस रीति में सामान्य से विशेष की ओर यानी फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर बढ़ा जाता है। इस रीति में सर्वप्रथम मानव व्यवहार से संबंधित कुछ सामान्य एवं प्रचलित घटनाओं या शक्तियों को आधार मान लिया जाता है और इन घटनाओं या शक्तियों के आधार पर तर्क एवं विश्लेषण की सहायता से किसी विशिष्ट सत्य या नियम की खोज की जाती है। यह सामान्य सत्य स्वयं सिद्ध होते हैं या अनुभव पर आधारित होते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुभव पर आधारित होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण लेकर देखते हैं। मनुष्य मरणशील है, यह आप और हम सब जानते हैं, यानी ये सामान्य सत्य है, ये जनरल ट्रुथ है। इस सत्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो मिस्टर एम हैं वो भी एक दिन ज़रूर मरेगा, यह क्योंकि वह भी एक मनुष्य है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सामान्य सत्य से एक विशेष सत्य बना दिया। सामान्य सत्य क्या था? मनुष्य मरणशील है, और विशेष सत्य क्या हमने बना दिया कि मिस्टर एम भी एक दिन मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है। अब देखिए, इस प्रणाली के समर्थन में कौन कौन व्यक्ति आते हैं। रिकॉर्डो, जे स्मिल और मार्शल इत्यादि अर्थशास्त्री इस प्रणाली के समर्थन में रहते हैं। इस प्रणाली से बनाए गए आर्थिक नियम मांग का नियम, रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत, उत्पत्ति ह्रास नियम इत्यादि हैं। अब हम इस नियम के कुछ गुण देखते हैं। निगमन रीति के गुण। पहला, सरलता। यह रीति सरल होती है क्योंकि इस विधि द्वारा सामान्य सत्य की सहायता से विशिष्ट सत्य की खोज की जाती है। इसके अलावा इसमें आंकड़ों के एकत्रीकरण और उनके विश्लेषण आदि की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, सर्वव्यापकता यानी यूनिवर्सलिटी। इस विधि द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सर्वव्यापी होते हैं, जैसे उपभोक्ता की बचत, मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत आदि सभी देशों तथा सभी कालों में सत्य सिद्ध होते हैं। भविष्यवाणी की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ फोरकास्ट्स। क्योंकि इस रीति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सर्वव्यापी और निष्पक्ष होते हैं, इसलिए इसके आधार पर की गई भविष्यवाणियाँ अधिकतर सही होती हैं। वास्तविकता, रियलिस्टिक। यह प्रणाली यथार्थ प्रणाली होती है। इसमें गणित का प्रयोग होने से त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। गणित मतलब मैथमेटिक्स। अब हम इस निगमन रीति के कुछ दोष देख लेते हैं। पहला, उच्च योग्यता की ज़रूरत, नीड ऑफ हाई कॉम्पिटेंस। इस रीति का प्रयोग केवल उन व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है जो तर्क वितर्क के उच्च स्तरीय योग्यता को रखते हैं। सार्वभौमिकता का अभाव, लैक ऑफ यूनिवर्सलिटी। कभी कभी इस रीति द्वारा बनाए गए सार्वभौमिक नियम अन्य देश में लागू नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ सामाजिक परिस्थितियाँ अलग होती हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व बैंकों के नियम सार्वभौमिक नियम नहीं होते हैं क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। आर्थिक दशाओं को यथास्थिर मानना गलत, रॉन्ग एजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। यह प्रणाली यह बात मानकर काम करती है कि आर्थिक दशाएं यथास्थिर हैं। इसकी यह धारणा गलत है क्योंकि परिवर्तन शाश्वत है। जहां मूल आधार ही बदलता रहता है वहां इस प्रणाली का प्रयोग करना खतरनाक होता है। आगमन प्रणाली, इंडक्टिव मेथड।
इस रीति को ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल और वास्तविक रियलिस्टिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसे अनुभव प्रणाली भी कहते हैं। यह रीति निगमन रीति से विपरीत होती है। इस रीति में विशेष से सामान्य की ओर फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल चला जाता है। इस विधि में सबसे पहले विशिष्ट घटनाओं को देखकर उनके आधार पर सामान्य नियम बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर चांदी पानी में डूब जाती है और सोना पानी में डूब जाती है। जिंक भी पानी में डूब जाता है। चांदी, सोना और जिंक तीनों ही धातुएं हैं। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं पानी में डूब जाती हैं। यह एक विशिष्ट सत्य है और इस आधार पर हम नियम बना सकते हैं कि सभी धातुएं पानी में डूब जाती हैं। आगमन रीति के गुण। सबसे पहला व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल। इस विधि द्वारा बनाए गए आर्थिक नियम व्यावहारिक होते हैं क्योंकि नियमों का प्रतिपादन वास्तविक घटनाओं पर आधारित होता है। जैसे अभी आपने धातुओं वाला एग्जाम्पल देखा। वास्तविकता, रियलिस्टिक। इस रीति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष वास्तविकता के निकट होते हैं क्योंकि ये नियम वास्तविक तथ्यों एवं घटनाओं की अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन पर आधारित होते हैं और वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। अनुमान प्रणाली की पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री टू डिडक्टिव मेथड। आगमन प्रणाली अनुमान प्रणाली की पूरक होती है क्योंकि यह अनुभव प्रणाली द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की वास्तविकता व सत्यता की जांच करती है। अब इसके कुछ दोष हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी। इस प्रणाली में आंकड़ों की सहायता ली जाती है। आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है और फिर उनका विश्लेषण करके व्याख्या की जाती है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है, इसलिए यह प्रणाली जटिल यानी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। इस प्रणाली के प्रयोग के पहले व्यक्तियों को विशेष प्रशिक्षण लेना पड़ता है जिस पर काफ़ी खर्च होता है। अगला है पक्षपातपूर्ण प्रणाली यानी बायस्ड मेथड। इस रीति में अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन द्वारा वास्तविक अवलोकनों यानी ऑब्जर्वेशन एवं प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्ष पर अन्वेषण इन्वेस्टिगेटर के अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं जिसमें पक्षपात की संभावना अधिक होती है। इसके कहने का मतलब है इस प्रणाली का यूज़ करने से पहले डेटा को एकत्रित किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, तो वो सब करता है इन्वेस्टिगेटर। और जो इन्वेस्टिगेटर डेटा वगैरह निकालता है, खोज अन्वेषण करता है, उसको इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। पूछताछ करके जो डेटा इकट्ठा किया जाता है। अगला है क्षेत्र का सीमित होना यानी नैरो स्कोप। अनेक कारणों से इसका क्षेत्र सीमित हो गया है। आप जानते हैं कि हम अर्थशास्त्र में मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मानव व्यवहार के अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञानों के समान प्रयोग की सहायता नहीं ली जा सकती है क्योंकि जड़ पदार्थों मैटर पर तो प्रयोग संभव है पर चेतना यानी कॉन्शियसनेस पर नहीं। हम परीक्षण के आधार पर मानवीय समृद्धि का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। अतः मानव व्यवहार का अध्ययन आगमन प्रणाली की अपेक्षा अनुमान प्रणाली से करना अधिक अच्छा होता है। चौथा, सामाजिक विज्ञान के लिए कम उपयोग यानी लेस सुटेबल फॉर सोशल स्टडीज़। यह प्रणाली सामाजिक विज्ञान के लिए कम उपयोगी है। इसका प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान के लिए किया जाता है। एक ओर तो सामाजिक शास्त्रों की घटनाओं का निरीक्षण करना कठिन होता है और दूसरी ओर इनका नियंत्रित प्रयोग लगभग असंभव होता है। निष्कर्ष, उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए दोनों ही रीतियाँ आवश्यक और लाभदायक हैं। दोनों ही रीतियाँ एक दूसरे की पूरक होती हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर आपको पसंद आया होगा।